नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 5वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से भी जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अनुकूलन की योग्यता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ना अनुकूलन क्या होता है ये आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। आप लोगों को ना अपने शब्दों में भी समझाऊंगा, और जो बुकिस लैंग्वेज में परिभाषा वगैरह लिखा रहता है ना, उन सारी चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को आपका सिलेबस को दिखाऊं ना, चाहे वो बीएड का हो चाहे वो डीएलएड का हो, तो दोनों का जो सिलेबस है वो लगभग लगभग सेम है। ठीक है, मतलब ये है केवल आपको अंतर देखने को जो मिलेगा ना, वो क्वेश्चन के लेवल में अंतर देखने को आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ा सा ईजी पूछा जाता है, और प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम में इससे थोड़ा सा टफ पूछा जाता है। तो केवल इतना ही अंतर है, बाकी जितना भी सिलेबस देखोगे दोनों का सिलेबस को मैच करोगे तो ईजी है, दोनों के दोनों सेम है, किसी भी प्रकार से अंतर उसमें देखने को नहीं मिलता है। और आज की क्लास के अगर आप लोग टॉपिक को देखोगे ना, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो अनुकूलन की योग्यता करके ये जो लिखा है ना, तो उसको पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को बच्चों के प्रति अभिवृद्धि को पढ़ा चुका हूँ मैं, तो नहीं देखेंगे तो उसको भी देख लीजिए। और उसके बाद आज का जो हमारा क्लास है ना, उसका जो विषय है वो अनुकूलन की योग्यता है। तो अनुकूलन क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, और आप लोगों को ना क्या करना है, ध्यानपूर्वक ना जो जो मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को भी नोट करते हुए चलना है, ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन भी हो पाए। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और मैं आप लोगों को सरल से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके परिभाषा को ध्यान से पढ़िए। अनुकूलन एडॉप्टेशन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव या प्रजाति अपने पर्यावरण के रूप में शारीरिक, व्यवहारिक या संरचनात्मक परिवर्तन विकसित करती है। यह विकासवादी प्रक्रिया जीवों को विशेष वातावरण में जीवित रखने, भोजन खोजने और प्रजनन करने में सक्षम बनाती है, जो अक्सर प्राकृतिक चयन के माध्यम से पीढ़ियों तक आगे बढ़ाती है। तो अब आप लोगों को ना मैं अपने शब्दों में समझा देता हूँ कि अनुकूलन या एडॉप्टेशन क्या होता है। अनुकूलन या एडॉप्टेशन का मतलब ये होता है कि आप जिस परिस्थिति में रहते हो उस परिस्थिति में ना आप अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेना, मतलब वहाँ पर उस परिवर्तन के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेना, और वहाँ पर क्या करना, एडजस्ट कर लेना। तो वो क्या कहलाएगा, अनुकूलन कहलाएगा। आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान के चलो मैं रहता हूँ अभी वर्तमान में बिलासपुर में, ठीक है, और मेरे को पढ़ाई के सिलसिला में कहाँ जाना है, मेरे को रायपुर में जाना है। ठीक है, तो बिलासपुर एक सिटी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा सिटी बोलोगे तो रायपुर है। अगर मैं रायपुर में गया और रायपुर में नया रायपुर में गया, तो वहाँ का जगह आप लोगों को पता होगा। मेरे को ना बिलासपुर के माहौल के बारे में पता है, लेकिन जब मैं शुरुआती में रायपुर, जब नया रायपुर गया तो वहाँ के माहौल के बारे में पता नहीं है मेरे को। जब वहाँ गया तो मैं क्या किया, अपने आप को वहाँ एडजस्ट किया, अनुकूलित किया वहाँ के वातावरण के अनुसार। हो सकता है कई चीज़ें यहाँ ना मिले, या हो सकता है यहाँ से कई चीज़ें जो है वो मुझे बिल्कुल भी नया होगा मेरे लिए। पूरा वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो हाव भाव, खान पान, जितना भी सारा चीज़ होगा, वहाँ का जो लोग होंगे वो भी मेरे जैसा होंगे नहीं होंगे, इन तमाम जो चीज़ आएगा ना, तो वहाँ पर आप अपने आप को जब एडजस्ट करोगे, अनुकूलित करोगे उस वातावरण के अनुसार, तो वो क्या कहलाएगा, अनुकूलन कहलाएगा, जिसे एडॉप्टेशन के नाम से भी जानते हैं। अपने आप को उसके अनुसार ढालोगे ना जी, वहाँ के क्या है, पर्यावरण के अनुसार अपने शरीर को ढालोगे, अपने व्यवहारिक जीवन को ढालोगे, संरचनात्मक परिवर्तन करोगे, जो जो वहाँ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगा। तो आप अपने आप को वातावरण के अनुसार जब आप प्राकृतिक रूप से ढालते हो ना, तो वो अनुकूलन कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को अनुकूलन क्या होता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये जान लो। देखो, जब एक बालक 5 साल का होता है, कंप्लीट कर लेता है, जब छठवां साल में इंटर करता है, तो वो क्या है, स्कूल जाता है। तो स्कूल का वातावरण जो होता है वो उनके लिए एकदम नया होता है, बालकों के लिए। तो इसीलिए ना किस प्रकार से एक बालक अपने आप को सहज महसूस करे, असहज असहज महसूस करता है, तो इन दोनों ही प्रकार को ना अच्छे से समझना एक शिक्षक के रूप में, और उसको उसी के अनुसार ना घर जैसा वातावरण प्रदान करने के लिए आपको पूर्व में ये टॉपिक डाला गया, ताकि आप लोगों को उसका समझ हो। समझ में आया अनुकूलन क्यों आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। चलिए, इसके बाद ना हम लोग क्या करेंगे, जो बुकीज लैंग्वेज में जो अलग अलग प्रकार से बताया गया ना कि अनुकूलन क्या क्या होता है, और तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो
तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग। और जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा ना, उन तमाम चीज़ों को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। और आज का ये जो क्लास ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद इसका जो पूरा PDF है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है, जो पर्सनली रूप से बनाया हूँ। तो उसमें जुड़ने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए, बाय MD धीवर करके सर्च करके, वहाँ पर आप लोगों को मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके। तो वहाँ से आप लोगों को ना मैं कुछ नॉमिनल चार्ज लेकर के आप लोगों को ऐड कर दूंगा। और ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना जो सिंसियर बच्चे हैं, जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, जो एक्चुअल में भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, D.Ed B.Ed का कोर्स करना चाहते हैं, तो केवल उन्हीं बच्चों के लिए ऐसा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे से ना 10 20 50 भी बच्चे पढ़ेंगे बहुत है इतना मेरे लिए, क्योंकि मेरे को सिंसियर बच्चे ही पढ़ने वाले चाहिए। तो इसीलिए उन्हीं को ना ये सारा PDF जो है वो प्रोवाइड करूँगा। और नॉमिनल चार्ज है जी, कोई भी एफर्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई एफर्ट भी नहीं कर सकता, इतना भी नहीं रखने वाला मैं। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में बताऊंगा आप लोगों को। तो फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। बालक जिस वातावरण में रहता है वह उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति इस वातावरण के द्वारा ही होता है। यह अलग बात है कि वातावरण का प्रभाव प्रत्येक बच्चों पर अलग अलग पड़ता है, किसी पर कम तो किसी पर अधिक प्रभाव पड़ता है। और कभी इनकी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति होती है तो कभी कभी बाधाएं उत्पन्न होती है। बच्चे आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर खुश होते हैं तो बाधाएं आने पर दुखी व तनावग्रस्त हो जाते हैं। और अनुकूलन इन्हीं परिस्थितियों में तालमेल करना ही होता है, अर्थात वातावरण को अपने अनुकूलन बनाना ही अनुकूलन है। बालक एक ऐसी प्राणी है जो विकास की अवस्था में है। उसकी कुछ कामनाएं एवं आवश्यकताएं होती है। ये आवश्यकताएं एवं कामनाएं उसे क्रियाशील बनाती है। इसके कारण ही वह व्यवहार करता है और अपने लक्ष्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उससे अपने लक्ष्य एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वातावरण उसके अनुकूल हो या बाधाएं हो, उस वातावरण से तालमेल बनाना ही अनुकूलन कहलाता है। तो जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि अनुकूलन क्या होता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी बोला है पूरा का पूरा जो थ्योरी है वो। देखो आप कहीं भी नया शहर में जाओगे या नहीं जो नया जगह है वहाँ जाओगे, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहाँ के वातावरण के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। कभी आप लोग वहाँ एडजस्ट कर लोगे, कभी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कई कई बाधाओं का, मुसीबत का, समस्या का सामना करना पड़ेगा। कभी ऐसा होगा कि आसानी से आप वहाँ एडजस्ट कर लोगे। तो इसी को अनुकूलन कहा गया है। और बच्चे के संदर्भ में ना, जब नया नया विद्यालय आता है तो विद्यालय का वातावरण कैसा रहता है, और एक शिक्षक होने के नाते आप उसको किस प्रकार के वातावरण प्रोवाइड करते हो, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझना है भविष्य में शिक्षक बन रहे हो तो इसीलिए ना आपको ये टॉपिक को दिया गया है ताकि आराम से बच्चों को घर जैसा माहौल प्रोवाइड कर सको। चलिए अब हम लोग ना अनुकूलन ना पियाजे के अनुसार पढ़ते हैं। मतलब ना आपके जो शिक्षण अभिरुचि का विषय है ना, उसमें प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक है, सबसे मेन पॉइंट बोल सकते हो जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने ना अनुकूलन के बारे में अपना एक थ्योरी पेश किया है। तो इसको पढ़ना है आप लोगों की कि जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन क्या होता है। तो ध्यान से इसको भी पढ़िए। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की आचरण जन्मजात होती है। बच्चे की इसी आदत को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे ने अनुकूलन की प्रक्रिया को बहुत महत्वपूर्ण माना है। इसके अनुसार बालक अपने जीवन के प्रारंभ से ही अनुकूलन करने लगता है। जब कोई बच्चा वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है तो उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रिया अलग अलग कार्य न करके एक साथ ही संगठित होकर कार्य करती है और ज्ञान अर्जित करती है। यही क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है, इसी संबंध का संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करती है, वही अनुकूलन बाहरी रूप से। नेक्स्ट को पढ़िए इसी में। जब अगली बार आपको मौका मिले तो गौर करें कि कैसे शिशु बच्चे बिना थके किसी काम को दोहराते रहते हैं, जिनके रोचक परिणाम निकलते हैं। यह गतिविधि पियाजे की एक प्रमुख अवधारणा अनुकूलन का उदाहरण है। परिवेश के साथ सीधे पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया के द्वारा योजनाएं बनाने को अनुकूलन कहते हैं। तो इस प्रॉपर थ्योरी को आप लोग पढ़ोगे ना, तो इसमें जीन पियाजे जो नामक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने ना स्पष्ट रूप से अनुकूलन को समझाने की कोशिश किया है। आपको कैसे समझोगे, तो ये जो लाइन को ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि एक जो बालक है ना, वो किस प्रकार से जिसे वो पसंद करता है, जिस कार्य को करना, वो बार बार ना उस कार्य को करते हैं बिना थके हुए। आप लोगों ने देखा होगा और गौर भी किया होगा, और वो थकता नहीं है। जिस कार्य को वो करना चाहता है, जो खेल उसको पसंद आता है, वो बिल्कुल भी नहीं थकता है। तो वही क्या है, वो जो है ना, बच्चे क्या होता है, बिना थके इस प्रकार के जो कार्य करते रहते हैं, उसको अनुकूलन का उदाहरण माना है जीन पियाजे ने। तो ये आप लोगों को उसके बारे में ध्यान
ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद ना नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोग इस थ्योरी को ना अलग से ना एक बार और पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो मैं समझाया हूँ ना सेम उसी प्रकार से ही ये जो अनुकूलन है वो रहता है। जीन पियाजे ने अपने अनुसार और स्पष्ट करने की कोशिश किया है। तो नेक्स्ट को चलिए पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। पियाजे ने अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया को दो उप प्रतिक्रियाओं में बांटा है। कौन कौन सा दो उप प्रतिक्रिया? तो सबसे पहले आत्मसातकरण जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, और दूसरा समांजन जिसे समायोजन भी कहते हैं और इसे एकोमोडेशन कहते हैं। तो आप लोगों को ना याद रखना है, चाहो तो इन दोनों पॉइंट को नोट करके रखना है। पूछा जाता है कैसे? तो जीन पियाजे के दो प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं ये पूछा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। हिंदी में बोले तो आत्मसातकरण और समायोजन, ये दोनों के दोनों जो है ना वो जीन पियाजे के प्रमुख सिद्धांत हैं। और इंग्लिश में भी पूछा जाता है कि जीन पियाजे के दो सिद्धांत कौन से हैं बोल करके, ठीक है। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। ए से शुरू होता है, ऐसे समझ लेना आप लोग, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ना आत्मसातकरण क्या होता है ये जान लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है जी। प्रीवियस ईयर अगर आप लोग देखोगे क्वेश्चन ना तो 2024 के क्वेश्चन में पूछा गया है कि आत्मसातकरण क्या होता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोगों को ना मैं सरल तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को अपने शब्दों में भी। तो ध्यान से पढ़िए आप लोग कि आत्मसातकरण क्या होता है। एसिमिलेशन, इस प्रक्रिया में बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रतिक्रियाओं का सहारा लेता है। यह एक जैव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो चलिए इसको भी ध्यान से आप पढ़िएगा। सम्मिलितकरण के दौरान हम बाहरी संसार को समझने के लिए अपनी बनी हुई योजनाओं का उपयोग करते हैं। जैसे जब कोई शिशु बार बार चीज़ों को गिराता है तब वह अपने संवेदी क्रियात्मक योजना में समावेशन कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर जब बच्ची चिड़ियाघर में पहली बार ऊंट को देखकर घोड़ा कहती है तो वह अपनी अवधारणात्मक योजनाओं को ढूंढकर जो शब्द निकालती है वह इस अजीब दिखने वाले जानवर से मिलती जुलती है। समावेशन में वर्तमान सोचने के तरीके परिवेश को पूरी तरह नहीं पकड़ पाते, नई योजनाएं बनाता है और पुरानी योजनाएं संशोधित हो जाती है। वह बच्चा जो वस्तु को भिन्न भिन्न तरीके से गिराती है वह अपने अलग अलग गुणों के अनुसार गिराने की योजना को संशोधित करता है। जब बच्चा ऊंट को कुबड़ा वाला घोड़ा कहती है से यह पता चलता है कि ऊंटों के कुछ लक्षण घोड़ों के जैसे नहीं हैं और इस तरह से बच्चे अपनी योजनाओं को संशोधित कर लेती है। तो आप लोगों को थ्योरी में अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। आप लोगों को ना ये आत्मसातकरण क्या होता है अपने शब्दों में समझा देता हूँ, एसिमिलेशन क्या होता है ये समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल सके। तो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। मान के चलो एक कोई छोटा सा बच्चा, आप मान के चलो कि 4 साल का एक जो बच्चा है उसे आप ना बाहर घुमाने के लिए लेकर के गए हो, जहाँ पर ना सबसे पहले आप उसे क्या दिखाए हो, एक घोड़ा को दिखाए हो। क्या? तो ये एक घोड़ा को आप सबसे पहले दिखा दिए हो और आप बता दिए हो कि ये घोड़ा है, ठीक है, बता दिया आप लोगों ने। जब वो कुछ दिन बाद आप लोग फिर से ना कहीं जा रहे हो, रास्ते पर ना एक ऊंट जा रहा है, तो वो जो बच्चा पहले जो घोड़ा को देखा था ना वो बच्चा क्या बोलेगा, ये देखो घोड़ा जा रहा है, जबकि ये क्या है, ऊंट है। ऊंट जो है ना वो कैसा रहता है, कुबड़ा वाला रहता है, जिसका कुबड़ा निकला हुआ था ना, फिर भी उसे वो बच्चा क्या समझता है, घोड़ा ही समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि उसके भी 4 पैर हैं और बिल्कुल वो क्या कर रहा है, घोड़ा जैसा दिख रहा है, तो वो क्या समझेगा, ये भी घोड़ा है बोलेगा, भले ही वो चाहे ऊंट रहे। तो देखो अपने जो पुराना ज्ञान जो उनके पास है, वो जो बच्चा है उसके पास था ना घोड़े का ज्ञान, तो वो क्या समझा कि इसका 4 पैर है और ये क्या है, ये जो नया जानवर जो अजीब सा दिखने वाला जानवर है ना तो इसका भी 4 पैर है, तो ये भी घोड़ा है। ये जो बालक है उन्होंने ये समझा, तो अपने पुराने ज्ञान में जो नए ज्ञान को सिर्फ जोड़ रहा है। क्या? तो पुराना ज्ञान जो है ना उसका घोड़ा का, उस घोड़े के ना जो पुराना ज्ञान है उसमें अपना जो ये जो अभी अभी अजीब दिखने वाला जो जानवर है जिसका 4 पैर है, तो उसको भी वो क्या समझा, ये भी घोड़ा है। तो पुराना ज्ञान में केवल क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। किसी चीज़ को पुराने ज्ञान में जो जोड़ना होता है ना वो क्या कहलाएगा, आत्मसातकरण कहलाएगा। जीन पियाजे के अनुसार एसिमिलेशन कहलाएगा। पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को केवल वो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है कि ये जो दिखने 4 पैर दिखने वाला पुराना मैं देखा था वो घोड़ा था, ठीक, अब ये अजीब सा जानवर जिसका भी 4 पैर है ये भी घोड़ा है, वो क्या कर रहा है, ऐसा समझ रहा है। तो ऐसा जब वो बालक समझेगा ना तो वो
वो क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन कहलाएगा, आत्मसातकरण कहलाएगा। जीन पियाजे ने जो उदाहरण दिया है उसको भी आप लोग देखोगे ना तो सेम वही किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या बोला है देख लो एक बार पढ़ के। जब बच्ची ऊँट को कुबड़े वाले घोड़ा कहता है, उसे यह पता चलता है कि ऊँटों की कुछ लक्षण घोड़े जैसा नहीं है, और इस तरह से बच्ची अपनी योजनाओं में संशोधित कर लेता है। जीन पियाजे ने क्या बोला है, अंतिम में इसको बोला है कि कुछ संशोधन कर लेता है। तो देखो सबसे पहले घोड़ा को देखा है तो इतना लंबा उसका जो सिर है वो नहीं देखा होगा, तो थोड़ा बहुत जो चेंजेस करेगा ना अपने ज्ञान में, पहले के ज्ञान में और अभी के ज्ञान में ना, तो वो क्या कहलाएगा, आत्मसातकरण कहलाएगा, ठीक है। केवल 4 पैर मिलता है लेकिन उसका सर वगैरह जो है, उसका जो बॉडी है वो थोड़ा बहुत अंतर है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा जब अंतर को समझेगा ना, मतलब इसका 4 पैर, इसका भी 4 पैर है लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है, तो ये दोनों को जब समझेगा ना तो वो केवल आत्मसातकरण कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग ना समायोजन को जानते हैं। तो इसमें ना जो एकोमोडेशन है इसको जब जानेंगे ना तो उसी उदाहरण के साथ आप लोगों को और समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। चलिए दूसरा, उसके बाद समंजन या समायोजन, एकोमोडेशन क्या होता है इसको पढ़ते हैं। इसके बाद ना आप लोगों को एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, मतलब ना आत्मसातकरण और समायोजन दोनों में ना अंतर को अच्छे से समझाऊंगा, तो अच्छे से आप लोगों को ना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि समायोजन, एकोमोडेशन क्या होता है। इस प्रक्रिया में पहले सीखी योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर समंजन के लिए ही की जाती है। पियाजे कहते हैं कि बालक आत्मसातकरण और समंजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या होती है तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। उस असंतुलन को दूर करने के लिए वह आत्मसातकरण या समंजन या दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभ करता है। समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि आत्मसात समंजन के बिना नहीं हो सकती। जैसे करके एग्जाम्पल दिया है, उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने के लिए विद्यमान स्कीम में समायोजन करती है। नेक्स्ट करके दिया है उसको पढ़िए। स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्य एवं सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना सामान्यीकरण कहलाता है। आप लोग ना पूरा की पूरा इसको पढ़ लोगे ना, उसके बाद भी समायोजन का है अच्छे से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखो इन्होंने ना अपने शब्द में कुछ कुछ क्लिष्ट शब्दों में लिख दिया है इसके वजह से। तो आप लोगों को ना मैं सरल तरीके से समझाता हूँ कि एकोमोडेशन मतलब समायोजन क्या होता है, ये समझा देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। विथ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक वही उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक 4 साल का जो बच्चा है वो सबसे पहले एक क्या को देखा, घोड़ा को देखा है पहले ही, ठीक है। उसके बाद जब रास्ते पर कुछ दिन बाद गया ना तो ऊँट आ रहा था रास्ते से, तो वो ऊँट को देखा और ऊँट को देखने के बाद ये बोला कि ये भी घोड़ा है। तो ये जब बोला ना बालक ने कि ये घोड़ा है, तो जब क्या किया, अपने पुराने ज्ञान के आधार पर इस नए ज्ञान को जोड़ा कि इसका भी 4 पैर है तो क्या होगा, ये घोड़ा है। तो ये क्या कहलाएगा, आत्मसातकरण कहलाएगा। जब वह बालक दोबारा इसी को फिर से देखेगा उसी टाइम, है ना, तब इसमें ना जो उसके साथ में पेरेंट्स वगैरह रहेंगे तो वो उसके अंतर को जब बताएगा और बता करके बोलेगा कि ये ऊँट है, क्योंकि देखो ऊँट अलग होता है और घोड़ा अलग होता है। घोड़ा कहाँ रहता है, तो नॉर्मल जंगल में भी रहता है और पाला भी जाता है। ऊँट कहाँ रहता है, तो जनरली वो रेगिस्तान में रहता है, उसका परिवेश अलग है और इसका परिवेश अलग है। और ये प्रॉपर ऊँट है और ये प्रॉपर अलग से घोड़ा है। तो दोनों के जब अंतर को स्पष्ट करेगा ना, और बालक जब ये समझेगा कि घोड़ा अलग होता है और ऊँट अलग होता है, तो जब अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जब जोड़ता है ना, तो वो क्या कहलाएगा, जोड़ना को कहलाएगा हम लोग आत्मसातकरण कहेंगे। लेकिन जब ना स्पष्ट अंतर स्पष्ट हो जाता है बालक को कि दोनों की क्या है, प्रजाति अलग अलग है, ऊँट अलग है और ये जो घोड़ा है वो अलग है, तो उसे क्या बोलेंगे, आत्मसातकरण बोलेंगे, एकोमोडेशन बोलेंगे। देखो इसमें क्या होता है, पुराना ज्ञान में ना नए ज्ञान को जोड़ना होता है। क्या होता है, शुरू में पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जब हम लोग जोड़ते हैं तो वो आत्मसातकरण कहलाएगा। लेकिन जब हम पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को अलग करते हैं और दोनों को अलग अलग तरीके से अंतर को स्पष्ट करते हैं कि पुराना ज्ञान वो अलग है और ये अलग है, तो पूरी तरह से ये हमारा पुराना ज्ञान है ना उसमें बदलाव लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, तो वो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा समायोजन कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को आत्मसातकरण क्या होता है और उसके अलावा समायोजन क्या होता है।
दोनों में ना कुछ अंतर है जी, थोड़े से ही अंतर है। स्पष्ट करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। आप लोग खास तौर से ना समझने पर जोर दीजिएगा, बार बार आप लोगों से बोलता हूँ, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न को ना कूट में पूछा जाता है। तब आप लोग ना जब अच्छे से समझे रहोगे तो आप लोगों को क्या होगा, समझ में आएगा। रटना आप लोगों को नहीं है। एक शब्द में आप लोग ये जान लो कि आत्मसातकरण और उसके अलावा समायोजन क्या होता है। एक शब्द में बोलो ना तो आत्मसातकरण में क्या होता है, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को केवल जोड़ते हैं तो वो आत्मसातकरण कहलाता है। और समायोजन किसे बोलेंगे, जब आपका पुराना ज्ञान है और उस पुराने ज्ञान में ना जब नया ज्ञान आपको प्राप्त होता है तो ये जो पुराना ज्ञान है उसको बदल लेते हो और पूरी तरह से दोनों में अंतर को स्पष्ट करते हो कि ये प्रजाति अलग है और ये अलग है, पुराना ज्ञान अलग है और नया ज्ञान अलग है। तो जब इस प्रकार से अंतर को स्पष्ट करते हो ना तो वो समायोजन कहलाता है। तो दोनों को आप लोगों को अच्छे से समझना है, रटिएगा मत। रटोगे तो कभी याद नहीं होगा, क्योंकि कूट में पूछेगा तो कूट वाला जो प्रश्न होता है हमेशा आपके समझ के आधार पर ही बनता है, रटने पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो केवल आप लोग समझना, और दोनों को आप लोग और अच्छे से समझना चाहते हो ना तो एक लाइन में आप लोग अच्छे से लिख लेना कि आत्मसातकरण क्या है, जो मैं अपने शब्दों में बताया हूँ उसको लिखना, और समायोजन क्या है दोनों को आप लोग अलग अलग करके शॉर्ट में लिख लेना, ताकि आप लोग क्या है अंतर को स्पष्ट रहे, आप लोगों को समझ में आ सके, ठीक है। तो इतना आप लोगों को उसमें पढ़ना था, आत्मसातकरण और समायोजन को। चलिए अब हम लोग ना अनुकूलन की क्या क्या समस्याएं आती है इसके बारे में जानते हैं। और इसका जो पूरा पीडीएफ है ना जी, मैं कुछ टाइम बाद आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, लगभग आधा घंटे बाद। तो आप लोग ना मेरे उस ग्रुप से आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा तो वहाँ से निकाल लेना, और दोबारा उसको एक बार पूरा जितना भी थ्योरी पढ़ाया हो ना उन सारी चीज़ों को दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, पढ़ लेना। उसके बाद आप लोगों को ना जितना भी प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकता है ना, चाहे वो कूट में पूछे, कथन या कारण में पूछे, सही जोड़ी वाला पूछे, वैसा ही प्रश्न आप लोगों के लिए लाऊंगा, तो वो भी आप लोग को क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एक बार इस क्लास को देख लिए, उसके बाद ग्रुप से उसको डाउनलोड कर लो, जो पीडीएफ दूंगा उसको डाउनलोड करने के बाद एक बार और आप लोग अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना तो उसमें आप लोगों को क्या करूंगा मैं, आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग 30 से 40 कराऊंगा। तो उसमें आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि के विषय में, क्योंकि आपकी समझ के आधार पर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बाद में आप लोगों को और विस्तार पूर्वक समझाऊंगा और बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम लोग ना अनुकूलन की समस्याएं क्या क्या आता है इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला चिंता, भय और आशंका की सामान्य अनुभूति ही चिंता है। तो मेरे को चिंता को आप लोगों को समझाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। चिंता क्या होता है, जब आप डरे हुए होते हो और आशंकित रहते हो कि ये होगा कि नहीं होगा, तो इस प्रकार की सामान्य जो अनुभूति होगा आपको फील होगा ना जी, वही चिंता कहलाता है। दूसरा अंतर्द्वंद, इसमें विरोधी और समान शक्ति वाली प्रेरणाएं एक ही समय में क्रियाशील होती है। तो अंतर्द्वंद क्या होता है, आपके मन में जो चलते रहता है ना जी, अंतर मन में जो द्वंद्व चलते रहता है, अपने आप में ही लड़ाई चलते रहता है, और देखोगे कि नहीं कहीं मेरा जो विरोधी है और मेरे समान शक्ति वाले हैं, तो वो क्या होगा, ज़्यादा क्रियाशील ना हो जाए समय के अनुसार। आप लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते हो तो सोचते रहते हो ना कि मेरे को दूसरे से आगे निकलना है, मेरे ही तरह ये सेम टू सेम पढ़ रहे हैं, मतलब समान शक्ति वाला प्रेरणाएं हैं ये भी, तो मेरे को और भी मेहनत करना है। इसलिए क्या रहते हो आप, समय समय पर क्या होगे, क्रियाशील और बढ़ाओगे, अपना मोटिवेशन को बढ़ाओगे। तो ये क्या कहलाएगा, अंतर्द्वंद कहलाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए इसके बाद तीसरा को पढ़ते हैं, कुंठा, कुंठा के कारण। तो आप लोगों को सबसे पहले कुंठा क्या होता है ये समझा देता हूँ। कुंठा का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन। अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। आप जब ना किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हो, प्रेरित रहते हो, और उस लक्ष्य प्राप्त करने के बीच में जब कोई समस्या आता है, कोई बाधा आता है ना, तो अब आप लोग क्या हो जाते हो, थोड़ा सा कुंठित हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि वो मेरा जो लक्ष्य है वो प्राप्त होगा कि नहीं, कोई और रास्ता में रुकावट आ सकता है, तो उस प्रकार की जो रुकावट है उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की जो आप में जो झिझक आएगा, बेचैनी महसूस होगा, ठीक है, तो वही को क्या बोलते हैं, उसी को कुंठा बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कुंठा क्या होता है। चलिए सबसे पहले कुंठा के कारण को जानते हैं। चलिए सबसे पहला को पढ़ते हैं, लक्ष्य प्राप्ति में आंशिक या पूर्ण बाधाएं। तो जब आंशिक या पूर्ण बाधा, आंशिक मतलब थोड़ा सा बाधा, या पूर्ण बाधा पूरी तरह से अगर बाधा आता है, समस्या आता है, तब हम लोग क्या हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। दूसरा पुरस्कार समाप्त करना या कम होना। तो दूसरा क्या होता है, पुरस्कार समाप्त हो जाते हैं। मान के चलो कोई पुरस्कार मिल रहा है जहाँ पास आप लोग क्या हो, पीछे खड़े हो, और मिलते मिलते अगर वहीं बीच में ख़त्म हो जाए और आपकी बारी ही ना आए, तब आप लोग क्या हो जाते हो, कुंठित हो जाते हो। तीसरा को पढ़िए, लक्ष्य प्राप्ति में विलंब। तो अगर लक्ष्य प्राप्ति में थोड़ा भी विलंब हो गया, आप लोग क्या होगा,
मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कुंठित हो जाओगे। चौथा, सफलता की आशा होने पर भी असफलता या दंड का मिलना। तो देखो, सफलता की आशा कर रहे हैं हम लोग, क्या है, हम लोग सफलता की आशा कर रहे हैं कि हाँ मेरे को एक दिन ज़रूर वो चीज़ जो है ना, जो मैं लक्ष्य बनाए वो मिल जाएगा, लेकिन कहीं अचानक ना असफल मिल जाता है, या उसमें क्या होता है हमको नहीं मिलता, या दंड वगैरह मिल जाता है उस सफलता के राह में, तब हम लोग क्या हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये क्या है, कुंठा और कुंठा के कारण है, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा, चाहो तो ना साइड में नोट करके रख लीजिएगा। कुंठा को किसने परिभाषित किया था, तो कुंठा जो है ना वो जीन पियाजे ने परिभाषित किया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। जीन पियाजे के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत जो है ना वो कुंठा है, किसका, तो जीन पियाजे नामक मनोवैज्ञानिक का है, ठीक है, जो फ्रस्ट्रेशन इसे कहा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, ये जीन पियाजे के सिद्धांत में से एक सिद्धांत है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है साइड में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तथा अनुकूलन में पियाजे का मत से विगत वर्षों में आए हुए कुछ प्रश्न। मतलब ये है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो जीन पियाजे ने दिया था। उसके अलावा अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो भी जीन पियाजे ने दिया था। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, आत्मसातकरण और समायोजन, ये भी जीन पियाजे ने दिया, तो इसको भी आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। और देखो, विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न मतलब ना अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है इसी टॉपिक से, तो इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला को ध्यान से पढ़िए। पियाजे के अनुसार बालकों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं होती है। तो कौन कौन सा होता है 4 विशिष्ट अवस्था, आप लोगों को बता देता हूँ, इस थ्योरी में नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को ना, मेरे को पता है ये कौन कौन सा है, ये आप लोगों को बता देता हूँ, चाहो तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो देखो, जीन पियाजे नामक मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत 4 प्रकार के बालकों की बौद्धिक विकास की प्रमुख विशिष्ट अवस्थाएं बताया है। सबसे पहले जो आएगा वो संवेदी पेशी अवस्था आ जाएगा, क्या, तो सबसे पहले जो आएगा वो संवेदी पेशी अवस्था आ जाएगा, जिसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, और इसकी जो आयु होगा ना वो जन्म से लेकर की 2 वर्ष तक की होगा, क्या, तो सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज होगा, जिसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, जो जन्म से लेकर की 2 वर्ष तक की एज होता है इसका। दूसरा जो होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, और इसका जो एज है वो 2 वर्ष से लेकर की 7 वर्ष तक की होगा, क्या, तो दूसरा जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाएगा, जिसका जो एज है वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होता है। तीसरा को जान लो अब, तीसरा जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगा, क्या, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो इसका जो एज है ना वो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की होगा, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। और चौथा और जो अंतिम होगा वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगा, क्या, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगा, और इसको अंग्रेजी में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो आयु है ना वो 11 वर्ष से अधिक कहलाता है। तो इन चारों को आप लोगों को याद रखना है। एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को मुख्यतः 4 भाग में बांटा है, और ये 4 भाग कौन सा है, तो सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर की 2 वर्ष तक की रहता है। दूसरा जो होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा, जिसका जो आयु है वो 2 वर्ष से लेकर की 7 वर्ष तक की होगा। तीसरा जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, और जिसका जो एज है वो 7 वर्ष से लेकर की 11 वर्ष तक की होगा, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और चौथा जो होगा वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और इसकी जो आयु है वो 11 वर्ष से अधिक होता है। तो इन चारों को चाहो तो एक लाइन से नोट करके रख सकते हो, अदरवाइज ना इसका नाम है, जब आप लोगों को अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा जी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था ना, जीन पियाजे को अलग से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसके बीच में आ गया ना आप लोगों के टॉपिक में, इसलिए आप लोगों को पहले बता दिया, ताकि बाद में भी बताऊँ ना तो आप लोगों को याद रहे कि हाँ हम लोगों ने पहले क्लास में इसको पढ़ा है और अभी फिर पढ़ रहे हैं। तो जब दोबारा तिबारा आप लोग ये टॉपिक को पढ़ोगे ना, अलग अलग टॉपिक के वाइज आप लोगों को लाऊंगा, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट होता है ना तो वो चीज़ आप लोगों को याद रहता है, आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे आप अपने
घर में कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है, किधर जाने पर क्या है, आप लोगों को अच्छे से पता है। याद रखने की ज़रूरत पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि देखो बार बार आप लोग उस चीज़ को देखते हो ना जी, तो इसीलिए आप लोगों को याद रहता है। तो इसीलिए आप लोगों को ना इसी टाइप से पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। पियाजे के अनुसार ना, मतलब जीन पियाजे के अनुसार बालकों की बौद्धिक विकास की 4 चरण होता है, ठीक है। तो इन चारों को आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद दूसरा को ध्यान से पढ़िए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। सेम अभी आप लोगों को चारों को बताया ना जी, तो ये दूसरा हो जाएगा। आप लोगों को ना कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ये बताओ ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार दूसरा कौन सा सिद्धांत आता है, मतलब दूसरा में कौन सा सिद्धांत इसमें आता है, चारों अवस्था में से दूसरी अवस्था कौन सी है पूछा जाता है। तो दूसरा अवस्था जो होगा वो कौन सा होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को चारों को अभी बताया ना जी। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? संवेदी पेशी अवस्था हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष। दूसरा कौन सा होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष। तीसरा कौन सा हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष। और चौथा कौन सा होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, 11 से अधिक हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को चारों को याद रखना है, क्योंकि कभी पहला पूछता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, तो कोई गारंटी नहीं होता है कि किसे पूछा जाता है। तो चारों को एक लाइन से नोट कर लीजिए आप लोग जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उसमें। चलिए उसके बाद तीसरा को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो सामाजिक अनुकूलन से जुड़ा है वह है सामाजिक समायोजन की योग्यता का विकास। तो जीन पियाजे के अनुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? सामाजिक अनुकूलन से जुड़ा होता है, और वो कौन सा है? तो वो सामाजिक समायोजन की योग्यता का विकास होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को एक बार याद रखना है। चलिए इसके बाद चौथा को ध्यान से पढ़िए। छात्रों के अनुकूलन चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका उसके स्वयं के अध्यापक के आदर्श चरित्र की होती है। आप लोगों ने देखा होगा खास तौर से ना, हमेशा शिक्षकों के बारे में जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि भविष्य में आप शिक्षक बनना चाहते हो, और एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए जी, आदर्श चरित्र वाला होना चाहिए। तभी तो आपको बच्चे अपने आइडियल मानेंगे, आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि आप उनको पढ़ाते हो, आप उनको दुनिया का ज्ञान देते हो स्कूल में। तो आपको क्या है, आपका जो चरित्र है वो क्या होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए, ताकि आपको बच्चे अपना आइडियल माने, आपको क्या करे? फॉलो करे। तो इसीलिए आप लोगों को इन सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। चलिए पांचवा को पढ़िए। ज्ञान, समझ और मूल्य संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। तो कौन कौन सा संबंधित है? ज्ञान, समझ और मूल्य संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। चलिए उसके बाद छठा को पढ़ते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य तर्क, समझ और कल्पना से है। तो बालक के बौद्धिक विकास से क्या तात्पर्य है? तर्क लगाना, समझना और कल्पना करना, तो उनके बौद्धिक विकास से तात्पर्य है। चलिए सातवां को ध्यान से पढ़िए। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को स्कीमा अवधारणा कहा जाता है। तो स्कीमा किसे कहा जाता है? जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, जिसे क्या कहा जाता है? अवधारणा या स्कीमा कहा जाता है, ठीक है। मतलब किसी के प्रति आपका जब अवधारणा होगा ना, तो उसको स्कीमा या अवधारणा कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद आठवां को पढ़िए। किसी छिपी हुई वस्तुएं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करता है कि बच्चा वस्तु स्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता को प्राप्त करने लगा है। तो कोई भी छिपी हुई वस्तु है, उसको जब एक बालक ढूंढ कर निकाल लेता है, तो वो क्या होने लगता है? उसका संकेत क्या है? वस्तु स्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में क्या है? दक्षता प्राप्त करने लगता है, ठीक है। तो ये पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? साफ साफ प्रश्न में पूछा जाता है कि वस्तु स्थायित्व क्या होता है जीन पियाजे के अनुसार। तो आपको याद रखना है कि किसी छिपी हुई जो वस्तु होता है ना, उसको जब बालक ढूंढ कर निकाल लेता है, तो वो क्या होता है? वस्तु स्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता होता है, तो उसे ही वस्तु स्थायित्व कहते हैं। नौवां को पढ़िए। पियाजे के अनुसार बालक वस्तु स्थायित्व में संवेदी प्रेरक चरण को प्रदर्शित करता है। तो ये याद रखना है, पियाजे के अनुसार क्या कर रहा है? वस्तु स्थायित्व में क्या पड़ता है? संवेदी परक चरण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद 10वां को ध्यान से पढ़िए। बच्चे के विकास व बुद्धि के अध्ययन के लिए विकासात्मक विधि उपयुक्त होती है। तो बच्चों के विकास व बुद्धि के अध्ययन के लिए क्या होता है? विकासात्मक विधि उपयुक्त होता है। क्वेश्चन इसमें से भी पूछा गया है कई बार, ठीक है, कि बच्चों के विकास को मापने के लिए, या उसके जो बुद्धि लब्धि है ना उसको मापने के लिए, या उसके विकास को, उसके ग्रोथ को मापने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है करके क्वेश्चन पूछा जाता है, और अलग अलग ऑप्शन दिया जाता है। तो ये विकासात्मक जो विधि है
ना वो किसी भी बच्चे के विकास को मापने के लिए क्या है, उपयुक्त है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। 11वां को पढ़िए, बच्चों के सीखने के तरीके पर पहले अध्ययन जीन पियाजे एवं एल एन वाइगोस्की ने की। तो ये जो पॉइंट है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है, ठीक है। खासतौर से जो टेट के एग्जाम है ना उसमें भी आता है। तो बच्चों को सीखने के जो तरीका है ना कि एक छोटा बालक किस प्रकार से लर्न करता है, किस प्रकार से सीखता है, तो उसका प्रॉपर अध्ययन किसने किया था, तो जीन पियाजे और एल एन वाइगोस्की, इन दोनों जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने सबसे पहले किया था। क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट पूछा जाता है कि बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहला किसने अध्ययन किया, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है, नोट करके रखना है, जीन पियाजे और एलन वाइगोस्की, इन दोनों ने ही ना सबसे पहले क्या किया था, बच्चों के सीखने के तरीके पर अध्ययन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, जिसको नोट करने के लिए बोलो नोट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप रिवीजन इन्हीं सबको करोगे ना और इन्हीं में से प्रश्न आएगा, तब आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि अभी पढ़ोगे बाद में उसको नहीं पढ़ पाओगे तो दिक्कत होना नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोगों को नोट करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और अपने लिए ना शॉर्ट नोट्स के लिए ना 100-200 पेज की एक क्या कर सकते हो आप लोग, एक छोटा सा नोट्स तैयार कर सकते हो। बाकी इसका पूरा PDF है वो तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा ही। तो बार बार जी बहुत सारे इन PDF को थोड़ी ना पढ़ते रहोगे, अभी पढ़ लोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे बाद में, लेकिन जब शॉर्ट नोट्स आप खुद बनाए रहोगे ना, जो थोड़ा सा पेज रहेगा तो उसको ज़रूर पढ़ के आप लोग जाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट को बताता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए उसके बाद 12वां को ध्यान से पढ़िए, पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे किसके लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, शॉर्ट में चाहो तो इसको नोट कर लेना। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, क्या, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इतना लंबा नहीं लिखना चाहते तो एक लाइन में लिख लेना जीन पियाजे, सेकंड में डैश करके लिख लेना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बस इतना लिख लेना, कोई ज़्यादा एकदम लिखने की जरूरत नहीं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत दिया था, ऐसे थ्योरी मत लिखना। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि शॉर्ट में लिखना, जीन पियाजे लिखना, डैश कर देना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बस इतना लिख लेना, देखोगे तो समझ जाओगे कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, बस इतना ही नोट करना है। 13वां को ध्यान से पढ़िए, वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक अंतर संबंध बाल विकास का एक परिणाम है। तो वाइगोस्की के अनुसार क्या है, सामाजिक अंतर संबंध बाल विकास का एक परिणाम है। तो आप लोगों को केवल ना इतना ही जो थ्योरी था ना वो पढ़ना था आप लोगों को। इसके बाद ना जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना तो देखो इस प्रकार से जो कूट में प्रश्न है ना जी, वैसे आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। ये तमाम देखो अलग अलग प्रकार से, ये देखो कूट में पूछा गया प्रश्न है, ये भी है, उसके अलावा और देखो इस प्रकार से अलग अलग, ये देखो ऐसे कूट में जो प्रश्न है ना नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखो एक सामान्य जो लोग हैं ना उन लोगों की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है ना वो 45 से 50 मिनट रहते हैं, और बाकी मैं आप लोगों को घंटों क्लास लूँ ना तो आप लोग धीरे धीरे करके ऊब जाओगे। तो क्या कर रहा हूँ, अभी धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे और आप लोगों का जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा ना तो आप लोगों को मैं अच्छे से पढ़ाते हुए चलूंगा जी। एक दिन में 3 क्लास 4 क्लास लूंगा तो उसको टेंशन नहीं लेना है। अभी क्या है, स्टार्टिंग है आप लोगों का, और स्टार्टिंग से ही मैं आप लोगों को बर्डन टाइप से नहीं पढ़ाने वाला, थोड़ा थोड़ा कर करके आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, सारा जो टॉपिक है उसको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद ना जैसे जैसे एग्जाम आएगा वैसे वैसे आप लोगों को ना जो जो टॉपिक है उसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हुए चलूंगा। तो क्लास क्रमांक 6वां में ना आप लोगों को क्या करूंगा, मैं इसका ना जितने भी प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं अनुकूलन की योग्यता में, सारे प्रश्नों को लाऊंगा, चाहे वो कूट में पूछे, चाहे सही जोड़ी में पूछे, या वो कथन और निष्कर्ष में पूछे, तो 25-30 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे और अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप लोग प्रॉपर टाइम पे क्लास को देख पाओ। तो ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए इसका जो पूरा PDF है ना अपने चैनल पर डाल दूंगा, जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। दोबारा इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। किसी भी प्रकार से आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो बेशक कमेंट कीजिएगा।